25 अगस्त की उदास शाम थी। पानी रिमझिमा रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सूने बंगले में बरामदे में कुर्सी डाले लॉन पर छोटे छोटे गट्टों में पंख धोती और कुलेले करती हुई गौरैयों की तरफ अपलक देखता हुआ चंदर जाने किन ख्यालों में डूबा हुआ था। डॉक्टर साहब सुधा को लिवाने के लिए शाहजहांपुर गए थे। बिनती भी जिद करके उनके साथ गई थी। वहां से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 रोज हो गए उन लोगों का कोई भी खत नहीं आया था। डॉक्टर साहब ने बयूरों को महज एक अर्जी भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने के पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी और उसने क्लास लेने शुरू कर दिए थे। वह अब इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करने और नोट्स बनाने में कट जाती थी, दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शामें बड़ी उदास गुजरती थी और फिर 15 दिन से सुधा का कोई भी खत नहीं आया। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी थी, दुख नहीं था। और वह भी उदासी, एक देवता की उदासी जो दुख भरी न होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती है। एक बात जरूर थी, जब कभी वह उदास होता था तो जाने क्यों वह ये हमेशा सोचने लगता था कि उसके जीवन में जो कुछ हो गया है उस पर उसे गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्व से मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त एक बात रह रहकर उभर आती थी उसके मन में, सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा। पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के दो एक बादल खुल गए थे और पके जामुन के रंग के एक बहुत बड़े बादल के पीछे से डूबते सूरज की उदास किरणें झांक रही थी। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल गया था जो मोटर गराज की छत से उठकर दूर पर यूकलिप्टस की लंबी शाखों में उलझ गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसने पोर्टिको में अपने जूतों में लगी कीचड़ झाड़ी, पैर पटके और किरमिच के झोले से खत निकाले और सीढ़ी पर फैला दिए। उनमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंदर को दे दिए। चंदर ने लपक कर लिफाफे ले लिए। पहला लिफाफा बुआ का था, बिनती के नाम, दूसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस का लिफाफा डॉक्टर साहब के नाम और तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा। ये सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा जितने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली कहीं की, परेशान कर डालती है। यहाँ थी तो वही आदत, वहाँ है तो वही आदत, चंदर ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पम्मी का था, मसूरी से आया। उसने झल्लाकर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है, वह जानती है कि चंदर को यहाँ कैसा लग रहा होगा। बिनती ने बता दिया होगा, फिर भी वही लापरवाही। मारे गुस्से के थोड़ी देर बाद उसने पम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत था। पम्मी अभी मसूरी में ही है, अक्टूबर तक आएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बटी इलाहाबाद चला गया है। उसके साथ वहां से एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी गई है। बटी कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा। बटी अब बहुत स्वस्थ है। चंदर चाहे तो जाकर बटी से मिल ले। सुधा के खत के न आने से चंदर के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से मालूम भी नहीं हो पा रहा था कि ये लोग हैं कहाँ। बटी के आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ। चलो एक दिन बटी से ही मिलाएंगे, अब देखे कैसे है वह। तीसरे या चौथे दिन जब अकस्मात पानी बंद था तो वह कार लेकर बटी के यहाँ गया। बरसात में इलाहाबाद की सिविल लाइंस का सौंदर्य और भी निखर आता है। रूखे सूखे फुटपाथों और मैदानों पर घास जम जाती है। बंगले की उजाड़ चहारदीवारियों तक हरी भरी हो जाती है। लंबे और घने पेड़ और झाड़ियां निखरकर धुलकर हरे मखमली रंग की हो जाती है और कोलतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चादर सी लहरा उठती है, जिसमें पेड़ों की हरी छायाएं बिछ जाती हैं। बंगले में पली हुई बत्तखों के दल सड़क पर चलती हुई मोटरों को रोक लेते हैं और हर बंगले में से रेडियो या ग्रामोफोन के संगीत की लहरें मचलती हुई वातावरण पर छा जाती हैं। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर कार लेकर चंदर बटी के यहाँ चल दिया। वह बहुत दिन बाद बटी को देखने जा रहा है। जिन व्यक्तियों को उसने अपने जीवन में देखा था, बटी शायद उन सभी से निराला था, अद्भुत था। लेकिन कितना अभागा था। नहीं, अभागा नहीं, कमजोर था बटी। और वही क्या कमजोर था, ये सारी दुनिया कितनी कमजोर है। बटी का बंगला आ गया था। वह उतरकर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था जिसमें एक बहुत छोटा तोते का बच्चा टंगा था। चंदर भीतर जाने में हिचक रहा था, क्योंकि एक तो पम्मी नहीं थी और दूसरे कोई और लड़की भी बटी के साथ आई थी, बटी की भावी पत्नी। चंदर ने आवाज दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर में एक साधारण गीत गा रहा था। चंदर ने फिर आवाज दी। बी बाहर आया। चंदर उसे देखकर दंग रह गया। बटी का चेहरा भर गया था। जवानी लौट आई थी। पीलेपन की बजाय चेहरे पर खून दौड़ गया था। सीना उभर आया था। बटी खाकी रंग का कोट, बहुत मोटा खाकी हैट, खाकी ब्रिचेज, शिकारी बूट पहने हुए था और कंधे पर बंदूक लटक रही थी।
वह आया ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पीठ झुकाकर, एक हाथ से बंदूक पकड़ा और एक हाथ आंखों के आगे रखकर उसने इस तरह देखा जैसे वह शिकार ढूंढ रहा हो। चंदर के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा, पहली बार तो वह कुश्ती में बटी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जीतना मुश्किल है। कहाँ बेकार फंसा आकर। उसने घबराए हुई आवाज में कहा, यह मैं हूँ मिस्टर बटी, चंदर कपूर, पम्मी का मित्र। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बटी तनकर खड़ा हो गया और हंसकर बोला, मैं आपको भूला नहीं, मैं तो आपको ये दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, शिकारी हो गया हूँ। और उसने चंदर के कंधे पकड़कर इतना जोर से झकझोर दिया कि चंदर की पसलियां चरमरा उठी। आओ, उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे की ही कोच पर बिठा दिया और सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता, लेकिन अंदर जेनी है और एक मेरा मित्र, दोनों बातें कर रहे हैं। आज जेनी की सालगिरह है। तुम जेनी को जानते हो न, वह तराई के कस्बे में रहती थी, मुझे मिल गई। बहुत खराब औरत है। मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ न, बहुत। मुझे ताज्जुब है कि तंदुरुस्ती के लिए तुमने क्या किया 3 महीने तक। नफरत, मिस्टर कपूर, औरतों से नफरत। उससे ज्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कोई नहीं है। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो, लड़की ले आए हो वहां से। अकेली लड़की नहीं मिस्टर, मैं वहां से 2 चीज लाया हूँ। एक तो ये तोते का बच्चा और एक जेनी, वही लड़की। तोते को मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा तो इसे गोली मार दूंगा, और लड़की से मैं बहुत नफरत करता हूँ, इससे शादी कर लूंगा। क्यों, है ना ठीक, इसको शिकार का चाव कहते हैं और अब मैं शिकारी हूं ना। चंदर हाँ कहे या न कहे, अभी बटी का दिमाग बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। वह क्या बात करे, अंत में बोला, ये बंदरक तो उतार कर रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं। हाँ, और क्या, शिकार का पहला सिद्धांत है कि जहाँ खतरा हो, जंगली जानवर हो, वहाँ कभी बिना बंदूक के नहीं जाना चाहिए। और बहुत धीमे से चंदर के कान में बटी बोला, तुम जानते हो चंदर, एक औरत है जो 24 घंटे घर में रहती है। मैं तो एक क्षण को बंदरक अलग नहीं रखता। सहसा अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई, कोई चीखा और लगा जैसे कोई चीज पियानो पर गिरी और पर्दों को तोड़ती हुई नीचे आ गई। फिर कुछ झगड़ों की आवाज आई। चंदर चौंक उठा, क्या बात है बटी, देखो तो। बटी ने हाथ पकड़ चंदर को खींच लिया, बैठो बैठो, अंदर मेरे मित्र और जेनी सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन यह आवाजें कैसी हैं? चंदर ने चिंता से पूछा। शायद वे लोग प्रेम कर रहे होंगे, बटी बोला और निश्चिंतता से बैठ गया। और क्षण भर बाद उसने अजब सा दृश्य देखा। एक बटी का ही हमउम्र आदमी हाथ से माथे का खून पोंछता हुआ आया। वह नशे में चूर था और बहुत भद्दी गालियां देता हुआ चला जा रहा था। वह गिरता पड़ता आया और उसने बटी को देखते ही घूंसा ताना, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे 50 रुपये उपहार ले लिया, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। चंदर स्तब्ध था, क्या करे क्या न करे। इतने में अंदर से जेनी निकली, लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत। उसने आते ही पीछे से उस आदमी की कमीज पकड़ी और उसे सीढ़ी से नीचे कीचड़ में धकेल दिया और सैकड़ों गाली देते हुए बोली, जा सीधे, वरना हड्डी नहीं बचेगी यहाँ। वह फिर उठा तो खुद भी नीचे कूद पड़ी और घसीटती हुई दरवाजे के बाहर धकेल आई। बटी सांस रोके अपराधी सा खड़ा था। वह लौटी और बटी का काला पकड़ लिया, मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जेनी ने चंदर की ओर देखा, हूँ, ये भी तुम्हारा दोस्त है, अभी बताती हैं। और जो वह चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर ने मन ही मन पम्मी का स्मरण किया। कहाँ फंसाया उस कमबख्त ने खत लिखकर। जो ही जेनी ने चंदर का काला पकड़ा कि बटी बड़े कातर स्वर में बोला, उसे छोड़ दो, वह मेरा नहीं पम्मी का मित्र है। जेनी रुक गई, तुम पम्मी के मित्र हो? अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो, मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र आया तो मैं उसकी हत्या कर डालूंगी, समझे कि नहीं? बटी बटी ने सिर हिलाया, हाँ समझ गए। जेनी अंदर चल दी, फिर सहसा बाहर आई और बटी को पक्का घसीटती हुई बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी बढ़ रही है और तुमने स्वेटर नहीं पहना, चलो पहनो, मरने की ठानी है। मैं साफ बताए देती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बिना शादी किए मरने नहीं दूंगी तुम्हें। और वह बकरे की तरह बटी का कान पककर अंदर घसीट ले गई। चंदर ने मन में कहा, ये कुछ इस रहस्यमय बंगले का असर है कि हर एक का दिमाग खराब ही मालूम देता है। 2 मिनट बाद जब बटी लौटा तो उसके गले में गुलबंद, ऊनी स्वेटर, ऊनी मोजे थे। वह हाँफता हुआ आकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, तुम्हें मानना होगा कि यह लड़की, ये डाइन जेनी बहुत क्रूर है। मानता हूँ, बी 16 आने मानता हूँ, चंदर ने मुस्कुराहट रोक कर कहा।
लेकिन ये झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या होता है? औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। इस औरत के फंदे में फंसे कैसे तुम? चंदर ने पूछा। शी होठ पर हाथ रखकर धीरे बोलने का इशारा करते हुए बटी ने कहा, धीरे बोलो। बात ऐसी हुई कि जब मैं तराई में शिकार खेल रहा था तो एक बार अकेले छूट गया। यह एक पेंशनर फॉरेस्ट गार्ड की अनब्याही लड़की थी, शिकार में बहुत होशियार। मैं भटकते हुए पहुंचा तो इसका बाप बीमार था। मैं रुक गया। तीसरे दिन वह मर गया। उसे जाने कौन सा रोग था कि उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था और पेट फूल गया था। रात को इसे बहुत डर लगा तो यह मेरे पास आकर लेट गई। बीच में बंदूक रखकर हम लोग सो गए। रात को इसने बीच से बंदूक हटा दी और अब वह कहती है कि मुझसे ब्याह करेगी और नहीं करूंगा तो मार डालेगी। पम्मी भी मुझसे बोली तुम्हें अब ब्याह करना ही होगा, अब मजबूरी है मिस्टर कपूर। चंदर चुप बैठा सोच रहा था, कैसी विचित्र जिंदगी है इस अभागे की। मानो प्रकृति ने सारे आश्चर्य इसी की किस्मत के लिए छोड़ रखे थे। फिर बोला, यह आज क्या झगड़ा था? कुछ नहीं, आज इसकी सालगिरह थी। ये बोली, मुझे कुछ उपहार दो। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, क्या दूं इसे कुछ समझ ही में नहीं आया। बहुत देर सोचने के बाद मैंने सोचा मैं तो इसका पति होने जा रहा हूँ, इसे एक प्रेमी उपहार में दे दूं। मैंने एक मित्र से कहा कि तुम मेरी भावी पत्नी से आज शाम को प्रेम कर सकते हो। वह राजी हो गया, मैं ले आया। चंदर जोर से हंस पड़ा। हंसो मत मिस्टर कपूर। बटी बहुत गंभीर बनकर बोला, इसका मतलब यह है कि तुम औरतों को समझते नहीं। देखो, एक औरत उसी चीज को ज्यादा पसंद करती है, उसी के प्रति समर्पण करती है जो उसकी जिंदगी में नहीं होता। मसलन एक औरत है जिसका ब्याह हो गया है या होने वाला है, उसे यदि एक नया प्रेमी मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने पति की बहुत कम परवाह करेगी अपने प्रेमी के सामने। और अगर कुंवारी लड़की है तो वह अपने प्रेमी की भावनाओं की पूरी तौर से हत्या कर सकती है यदि उसे एक पति मिल जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि कोई भी पति अपनी पत्नी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह है एक नया प्रेमी, और कोई भी प्रेमी अपनी रानी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वही ये कि उसे एक पति प्रदान कर दे। तुम्हारी अभी शादी तो नहीं हुई, तो तुम प्रेम तो जरूर करते होंगे न? सिर मत हिलाओ, मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं इतनी सलाह तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो ईश्वर के वास्ते उससे शादी मत करना। तुम मेरा किस्सा सुन चुके हो। अगर दिल से प्यार करना चाहते हो और चाहते हो कि वह लड़की जीवन भर तुम्हारी कृतज्ञ रहे तो तुम उसकी शादी करा देना। ये लड़कियों के सेक्स जीवन का अंतिम सत्य है। हाँ, बटी हंस पड़ा। चंदर को लगा जैसे आग की लपट उसे तपा रही है। उसने भी तो यही किया है सुधा के साथ, जिसे बर्ती कितने विचित्र स्वरों में कह रहा है। उसे लगा जैसे इस प्रेत लोक में सारा जीवन विकृत दिखाई देता है। वहां साधना की पवित्रता भी कीचड़ और पागलपन में उलझकर गंदी हो जाती है। छह, कहाँ बटी की बातें और कहाँ उसकी सुधा। वह उठ खड़ा हुआ, जल्दी से विदा मानकर इस तरह भागा जैसे उसके पैरों के नीचे अंगारे छिपे हों। फिर उसे नींद नहीं आई, चैन नहीं आया। रात को सोया तो वह बार बार चौंक सा उठा। उसने सपना देखा, एक बहुत बड़ा कपूर का पहाड़ है, बहुत बड़ा, मुलायम कपूर की बड़ी बड़ी चट्टानें और इतनी पवित्र खुशबू की आदमी की आत्मा बेले का फूल बन जाए। वह और सुधा उन सौरभ की चट्टानों के बीच चढ़ रहे हैं। केवल वह है और सुधा सफेद बादलों की साड़ी पहने है और चंदर किरणों की चादर लपेटे है। जहाँ जहाँ चंदर जाता है कपूर की चट्टानों पर इंद्रधनुष खिल जाते हैं और सुधा अपने बादलों के आंचल में इंद्रधनुष के फूल बटोरती चलती है। सहसा एक चट्टान हिली और उसमें से एक भयंकर प्रेत निकाला, एक सफेद कंकाल जिसके हाथ में अपनी खोपड़ी और एक हाथ में जलती मशाल, और उस मुंडहीन कंकाल ने खोपड़ी हाथ में लेकर चंदर को दिखाई। खोपड़ी हंसी और बोली, देखो, जिंदगी का अंतिम सत्य यह है। यह, और उसने अपने हाथ की मशाल ऊंची कर दी। ये कपूर का पहाड़, यह बादलों की साड़ी, ये किरणों का परिधान, यह इंद्रधनुष के फूल, ये सब झूठे हैं। और यह मशाल जो अपने एक स्पर्श में इस सबको पिघला देगी। और उसने अपनी मशाल एक ऊंचे शिखर से छुआ दी। वह शिखर धधक उठा, पिघलती हुई आग की एक धार बरसाती नदी की तरह उमड़कर बहने लगी। भागो सुधा, चंदर ने चीखकर कहा, भागो। सुधा भागी, चंदर भागा और वह पिघली हुई आग की महानदी लहराते हुए अजगर की तरह उन्हें अपनी गुंजलिका में लपेटने के लिए चल पड़ी। शैतान हंस पड़ा, हा। चंदर ने देखा, सुधा शैतान की गोद में थी। चंदर चौंक कर जाग गया। पानी बंद था लेकिन घनघोर अंधेरा था
और पिशाचनी की तरह पागल हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, जैसे युग के जमे हुए विश्वासों को उखाड़ फेंकना चाहती हो। चंदर कांप रहा था, उसका माथा पसीने से तर था। वह उठकर नीचे आया, उसके कदम ठीक नहीं पड़ रहे थे। बरामदे की बत्ती जलाई। महाराजन उठी, का है भैया? उसने पूछा। कुछ नहीं, अंदर सोऊंगा, चंदर ने कहा और सुधा के कमरे में जाकर बत्ती जलाई। सुधा की चारपाई पर लेट गया, फिर उठा, चारों ओर के दरवाजे बंद कर दिए कि कहीं कोई फिर ऐसा सपना बाहर के भयंकर अंधेरे में से न चला आए। 26। लेकिन बटी की बातों से अंदर ही अंदर उसके मन में जाने कहाँ क्या टूट गया जो फिर बन नहीं पाया। अभी तक उसे अपने पर गर्व था, विश्वास था। अब कभी कभी वह अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने लगा था। अब वह कभी कभी अपने विश्वासों पर सिर ऊंचा करने के बजाय उन्हें सामने फेंक देता और एक निरपेक्ष वैज्ञानिक की तरह उनकी चीर-फाड़ करता, उनकी शव परीक्षा किया करता। अभी तक उसके विश्वास का संबल था, अब किसी ने उसे तर्क का अस्त्र शस्त्र दे दिया था। जाने किस राक्षसी प्रेरणा से उसने अपनी आत्मा को चीरना शुरू किया, और इस तर्क वितर्क और अविश्वास के भयंकर जल प्रलय की एक लहर ने उसे एक दिन नरक के किनारे ले जा पक्का। सुधा का खत आया था। दिल्ली में पापा अपने कुछ काम से रुके थे और सुधा की तबीयत खराब हो गई थी। अब वह 2-3 रोज में आ जाएगी, लेकिन चंदर के मन पर एक अजब सा असर हुआ था इस खत का। सुधा का पत्र नहीं आया था। सुधा दूर थी तब वह खुश था, वह उल्लसित था। सुधा का पत्र आते ही सहसा वह उदास हो गया। उदास तो क्या, उसे उबकाई सी आने लगी। उसे ये सब सहसा पता नहीं एक नाटक सा लगने लगा था, एक बहुत सस्ता नीचे स्तर का नाटक। उसे लगता था ये सब चारों ओर का त्याग, साधन, सौंदर्य, ये सब झूठ है। सुधा भी अंततोगत्वा वही साधारण लड़की है जो कुंवारे जीवन में पति और विवाहित जीवन में प्रेमी की भूखी होती है। वह भी शैतान से पूर्णतया हारा नहीं था। वह लड़ने की कोशिश करता था, लेकिन वह हार रहा था, ये भी उसे मालूम था। और चंदर के जिस गर्व ने उसकी जीत में साथ दिया था, वही गर्व उसकी हार में साथ दे रहा था। उसने मन में सोच लिया कि वह सुधा से, सभी लड़कियों से, इस सारे नाटक से नफरत करता है। सुधा का विवाह होना ही था, सुधा को विवाह करना था। सुधा के आंसू झूठे थे। अगर चंदर सुधा को न भी समझाता तो घूम फिर सुधा विवाह करती ही। तब फिर विश्वास काहे का, त्याग काहे का? विश्वास टूट चुका था, गर्व जिंदा था, गर्व घमंड में बदल गया था, घमंड नफरत में, और नफरत नसों को चूर चूर कर देने वाली उदासी में। सुधा जब आई तो उसने चंदर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग सुलगा दी। ये लोग दोपहर को 1 बजे के लगभग आए जबकि चंदर कॉलेज गया था। पापा तो आते ही नहा धोकर सोने चले गए। सुधा और बिंती ने आते ही अपने कमरे की सफाई शुरू की, कमरे की सारी किताबों झाड़ी, कपड़े ठीक किए, मेजें साफ की और उसके बाद कमरा धोने में लग गईं। बिंती बाल्टी में पानी भर भर लाने लगी और सुधा झाड़ू से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़े अब भी थे, पाँव में बिछड़ा और मांग में सिंदूर। चेहरा बहुत पीला पड़ गया था सुधा का, चेहरे की हड्डियां निकल आई थी और आंखों की रोशनी भी मैली पड़ गई थी। वह जाने क्यों कमजोर भी हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते सुधा बिंती से बोली, आज मालूम पड़ता है कि मैं आदमी हूँ। कल तक तो हैवान थी। पापा को भी जाने क्या सूझा कि इन्हें भी साथ दिल्ली ले गए। मैं तो शर्म से मरी जाती थी। थोड़ी देर बाद चंदर आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया था कि सब लोग आ गए हैं। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह उल्टे लौट जाए। वह अगर इस घर में गया तो जाने उससे क्या अनर्थ हो जाएगा, लेकिन वह बढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे। वह लौटा और अपने कपड़े उतारने के लिए ड्राइंग रूम की ओर चला। सुधा ने ज्यों ही आहट पाए, वह फौरन झाड़ फेंक कर भागी। सिर खुला, धोती कमर में खुसी हुई, हाथ गंदे, बाल बिखरे और बेतहाशा दौड़कर चंदर से लिपट गई और बच्चों की भूली हंसी हंसकर बोली, चंदर, चंदर, हम आ गए, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि अब कभी छोड़ेगी नहीं। छिह, दूर हटो, सुधा, यह क्या नाटक करती हो? आज तुम बच्ची नहीं हो। और सुधा को बड़ी रुखाई से परे हटाकर अपने कोट पर से सुधा के हाथ से लगी हुई मिट्टी झाड़ते हुए चंदर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुधा पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो, वह पत्थर की तरह खड़ी रही। फिर जैसे लखड़ाती हुई अपने कमरे में गई और चारपाई पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदर सुधा से नहीं ही बोला। डॉक्टर साहब के जगते ही उनसे बातें करने लगा। शाम को वह साइकिल लेकर घूमने निकल गया। लौटकर ऊपर छत पर चला गया और बिंती को पुकार कर कहा, अगर तकलीफ न हो तो जरा ऊपर खाना दे जाओ। बिंती ने थाली लगाई और सुधा से कहा, लो दीदी, दे आओ। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ, मैं अब कौन रह गई उनकी।
बिनती के बहुत समझाने पर सुधा ऊपर खाना ले गई। चंदर लेटा था गुमसुम। सुधा ने स्टूल खींचकर खाना रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। उसने पानी रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। खाओ ना, सुधा ने कहा और एक और बनाकर चंदर को देने लगी। तुम जाओ, चंदर ने बड़े रूखे स्वर में कहा, मैं खा लूंगा। सुधा ने कौर थाली में रख दिया और चंदर के पायताने बैठकर बोली, चंदर तुम क्यों नाराज हो, बताओ हमसे क्या पाप हो गया है। पिछले 1.5 महीने हमने एक एक क्षण गिन गिन कर काटे हैं कि कब तुम्हारे पास आए। हमें क्या मालूम था कि तुम ऐसे हो गए हो। मुझे जो चाहे सजा दे लो, लेकिन ऐसा न करो। तुम तो कुछ भी नहीं समझते। और सुधा ने चंदर के पैरों पर सिर रख दिया। चंदर ने पैर झटक दिए। सुधा, इन सब बातों से फायदा नहीं है। अब इस तरह की बातें करना और सुनना मैं भूल गया हूँ। कभी इस तरह की बातें करते अच्छा लगता था, अब तो किसी सुहागिन के मुंह से यह शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी, तो ये बात है तुम्हारे मन में। मैं पहले से समझती थी, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था। चंद्र, अब तुम ही ऐसे कह रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। और सुधा ने हाथ से ब्याह वाले चूड़े उतारकर छत पर फेंक दिए, बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो कहोगे वह करूंगी। यही चाहते हो न। और अंत में उसने अपनी बिछिया उतारकर छत पर फेंक दी। चंदर कांप गया। उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। बिनती, बिनती, उसने घबराकर पुकारा और सुधा से बोला, अरे यह क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? पहनो जल्दी से, मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम्हारा तो जी ठंडा पड़ जाएगा। चंदर उठा। उसने जबरदस्ती सुधा के हाथ पकड़ लिए। बिनती आ गई थी। लो, इन्हें चूड़े तो पहना दो। बिनती ने चुपचाप चूड़े और बिछिया पहना दी। सुधा चुपचाप उठी और नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए, खाना खा लीजिए। बिनती बोली, मैं नहीं खाऊंगा। चंदर ने रुदे गले से कहा, खाए, वरना अच्छी बात नहीं होगी। आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा खत्म हो जाए। न आप सीधे मुंह से बोलते हैं, न दीदी। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। चंदर कुछ नहीं बोला। खाए, आपको हमारी कसम है, वरना दीदी खाना नहीं खाएंगी। आपको मालूम नहीं, दीदी की तबीयत इधर बहुत खराब है। उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आप ऐसे कर रहे हैं, बताए उनका क्या हाल होगा। आप समझते होंगे ये बहुत सुखी होंगी, लेकिन आपको क्या मालूम, पहले आप दीदी के एक आंसू पर पागल हो उठते थे, अब आपको क्या हो गया है। चंदर ने सिर उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, जाने क्या हो गया है बिनती। मैं कभी नहीं सोचता था कि सुधा को मैं इतना दुख दे सकूंगा। इतना अभागा हूं कि मैं खुद भी इधर भूलता रहा और सुधा को भी इतना दुखी कर दिया। और सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर आए। बिनती चंदर के पीछे खड़ी थी। चंदर का सिर अपनी छाती में लगाकर आंसू पोंछती हुई बोली, छह, अब और दुखी हुएगा तो दीदी और भी रोएंगी। लीजिए, खाए, जाओ, दीदी को बुला लो और उन्हें भी खिला दो। चंदर ने कहा। बिनती गई, फिर लौटकर बोली, बहुत रो रही हैं, अब आज उनका नशा उतर जाने दीजिए, तब कल बात कीजिएगा। फिर सुधा ने न खाया तो, नहीं, आप खा लीजिएगा तो वे खा लेंगी, उनको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगी। बिनती बोली और अपने हाथ से कौर बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने खाना शुरू किया और धीरे से गहरी सांस लेकर बोला, बिनती, तुम हमारी और सुधा की उस जन्म की कौन हो। सुबह के वक्त चंदर जब नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा। सुधा आई और प्याला रखकर चली गई। वह बहुत उदास थी। चंदर का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी, कितना दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसकी तबीयत नहीं लगी। उसने क्लास छोड़ दिए, लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पलट कर चला आया। उसके बाद प्रेस गया जहां उसे अपनी थीसिस छपने को देनी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन कहीं भी वह टिक नहीं पाया। जब तक वह सुधा को हंसा न ले, सुधा के आंसू सुखा न दे, उसे चैन नहीं मिलेगा। शाम को वह लौटा तो खाना तैयार था। बिनती से उसने पूछा, कहाँ है सुधा। अपनी छत पर, बिनती ने कहा। चंदर ऊपर गया। पानी परसों से बंद था और बादल भी खुले हुए थे, लेकिन तेज पुरवैया चल रही थी। तीज का चांद शर्मीली दुल्हन सा बादलों में मुंह छिपा रहा था। हवा के तेज झकोरों पर बादल उड़ रहे थे और कचनार बादलों में तीज का धनुषाकार चांद आंख मिचौली खेल रहा था। सुधा ने अपनी खाट बरसाती के बाहर खींच ली थी। छत पर धुंधला अंधेरा था और रह रहकर सुधा पर चांदनी के फूल बरस जाते थे। सुधा चुपचाप लेटी हुई बादलों को देखती हुई जाने क्या सोच रही थी। चंदर गया।
चंदर को देखते ही सुधा उठ खड़ी हुई और उसने बिजली जला दी और चुपचाप बैठ गई। चंदर बैठ गया, वह कुछ भी नहीं बोली। बगल में बिछी हुई बिंती की खाट पर सुधा बैठ गई। चंदर को समझ नहीं आता था कि वह क्या कहे। सुधा को इतना दुख दिया उसने। सुधा उससे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा, तुम नाराज हो गई, मुझे जाने क्या हो गया था, लेकिन माफ नहीं करोगी, चंदर ने बहुत कांपती हुई आवाज में कहा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बादलों की ओर देखती रही। सुधा, चंदर ने सुधा के 2 कबूतरों जैसे उजले मासूम पैरों को लेकर अपनी गोद में रख लिया और भरे हुए गले से बोला, सुधा, मुझे जाने क्या हो जाता है कभी कभी। लगता है वह पहले वाली ताकत टूट गई। मैं बिखर रहा हूँ। तुम आई और तुम्हारे सामने मन का जाने कौन सा तूफान फूट पड़ा। तुमने उसका इतना बुरा मान लिया। बताओ, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मुझे संभालने वाला फिर कौन है। सुधा, और चंदर की आंखों से एक बूंद आंसू सुधा के पांवों पर छू पड़ा। सुधा ने झोंककर अपने पांव खींच लिए और उठकर चंदर की खाट पर बैठ गई और चंदर के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई, उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। चंदर, तुमने गलत नहीं किया, मैं सचमुच कितनी अपराधिन हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी चौपट कर दी है, लेकिन मैं क्या करूँ, किसी ने तो मुझे कोई रास्ता नहीं बताया था। अब हो ही क्या सकता है। चंदर, तुम भी बर्दाश्त करो और हम भी करें। चंदर नहीं बोला, उसने सुधा के हाथ अपने होठों से लगा लिए। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बिखरने नहीं दूंगी। तुमने अब अगर इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचते रहे और तुम्हारी ही बातें सोच सोचकर अपने को धीरज देते रहे, और तुम इस तरह करोगे तो नहीं। सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, लेकिन इधर मुझे जाने क्या हो गया था। हाँ, समझ लो चंदर, तुम्हें हमारे सुहाग की लाज है। हम कितने दुखी हैं, तुम समझ नहीं सकते। एक तुम्ही को देखकर हम थोड़ा सा दुख दर्द भूल जाते हैं। सो तुम भी इस तरह करने लगे। हम लोग कितने अभागे हैं। और वह फिर चुपचाप लेटकर ऊपर देखती हुई जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने एक बार धुंधली रेशमी चांदनी में मुरझाए हुए सोनजूही के फूल जैसे मुंह की ओर देखा और सुधा के नर्म गुलाबी होठों पर उंगलियां रख दी। थोड़ी देर वह आंसू में भीगे हुए गुलाब की दुख भरी पंखड़ियों से उंगलियां उलझाए रहा और फिर बोला, क्या सोच रही थी। चंदर ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेर कर कहा। सुधा एक फीकी हंसी हंसकर बोली, जैसे आज लेटी हुई बादलों को देख रही हूँ और पास तुम बैठे हो, उसी तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर को मैं और गैसू लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया था, कैफ बरदोश बादलों को न देख, बेखबर तू कुचल न जाए कहीं। उसका कहना कितना सच निकला। भाग्य ने कहाँ ले जा पटका मुझे। क्यों, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं। चंदर ने पूछा। हाँ, समझते तो सब यही हैं, लेकिन जो तकलीफ है वह मैं जानती हूँ या बिनती जानती है। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा, वहाँ आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं। क्यों, चंदर ने पूछा। क्या बताएं तुम्हें चंदर, कभी कभी मन में आता है कि डूब मरूं। ऐसा भी जीवन होगा मेरा, ये कभी मैं नहीं सोचती थी। सुधा ने कहा, क्या बात है, बताओ न। चंदर ने पूछा। बता दूंगी देवता, तुमसे भला क्या छिपाऊंगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। सुधा ने कहा, तुम परेशान मत हो। कहाँ तुम, कहाँ दुनिया। काश कि कभी तुम्हारी गोद से अलग न होती मैं। और सुधा ने अपना मुंह चंदर की गोद में छिपा लिया। चांदनी की पंखड़ियां बरस पड़ीं। 27 उल्लास और रोशनी का मलय पवन फिर लौट आया था। फिर एक बार चंदर, सुधा और बिंती के प्राणों को विभोर कर गया था कि सुधा को महीने भर बाद ही जाना है, और सुधा भूल गई थी कि शाहजहांपुर से भी उसका कोई नाता है। बिंती का इम्तिहान हो गया था और अक्सर चंदर और सुधा बिंती के ब्याह के लिए गहने और कपड़े खरीदने जाते। जिंदगी फिर खुशी के हिलकोरों पर झूलने लगी थी। बिंती का ब्याह उतरते अगहन में होने वाला था। अब 2-2.5 महीने रह गए थे। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर बिंती को जबरदस्ती पहनाते और गुड़िया की तरह उसे सजाकर खूब हंसते। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे बिंती के लिए। सुधा बिंती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और गरारा और कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर बिंती को एक हीरे की अंगूठी देना चाहता था। चंदर बिंती को बहुत स्नेह करने लगा था। वह बिंती के ब्याह में भी जाना चाहता था, लेकिन गांव का मामला, कान्यकुब्जों की बारात। शहर में सुधा, बिंती और चंदर को जितनी आज़ादी थी उतनी वहां भला क्यों कर हो सकती थी। फिर कहने वालों की जबान, कोई क्या कह बैठे। यही सब सोचकर सुधा ने चंदर को मना कर दिया था। इसीलिए चंदर यही बिंती को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाहता था, दे रहा था।
सुधा का बचपन लौट आया था और दिन भर उसकी शरारतों और किलकारियों से घर हिलता था। सुधा ने चंदर को इतनी ममता में डुबो लिया था कि एक क्षण वह चंदर को अपने से अलग नहीं रहने देती थी। जितनी देर चंदर घर में रहता, सुधा उसे अपने दुलार में, अपनी सांसों की गरमाई में समेटे रहती थी। चंदर के माथे पर हर क्षण वह जाने कितना स्नेह बिखेरती रहती थी। एक दिन चंदर आया तो देखा कि बिनती कहीं गई है और सुधा चुपचाप बैठी हुई बहुत से पुराने खतों को संभाल रही है। एक गंभीर उदासी का बादल घर में छाया हुआ है। चंदर आया, देखा, सुधा आंख में आंसू भरे बैठी है। क्या बात है सुधा? रुखसती की चिट्ठी आ गई चंदर, परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर के हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। वह चुपचाप बैठ गया। अब सब खत्म हुआ चंदर, सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा। अब साल भर के लिए विदा और उसके बाद जाने क्या होगा। चंदर कुछ नहीं बोला, वही लेट गया और बोला, सुधा दुखी मत हो। आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं। दुख किस बात का, रहा मैं तो अब मैं सशक्त रहूंगा। तुम मेरे लिए मत घबराओ। सुधा एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते। तुम सचमुच इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना चंदर मेरे। तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकेगी, वरना मैं तो जिस नरक में जा रही हूँ तुम उसे नरक क्यों कहती हो। मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते, तुम अभी बहुत दूर हो इन सब बातों से। लेकिन सुधा बड़ी देर तक चुप रही, फिर खत सब एक और खिसका दिए और बोली, चंदर उनमें सब कुछ है। वे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले विचार के हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझ पर कहीं से कोई बंधन नहीं। लेकिन इस सारे स्वर्ग का मोल जो देकर चुकाना पड़ता है, उससे मेरी आत्मा का कण कण विद्रोह कर उठता है। और सहसा घुटनों में मुंह छिपाकर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोला, छिह रो मत सुधा। अब तो जैसा है, जो कुछ भी है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूं चंदर, वह इतने अच्छे हैं और इसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूं। कैसे कहूं? सुधा बोली, जाने दो सुधी, जैसी जिंदगी हो वैसा निबाह करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। और जहां तक मेरा ख्याल है, वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण में ही यह नशा रहता है, फिर किसको ये सूझता है। आओ चलो चाय पिएं। उठो, पागलपन नहीं करते। परसों चली जाओगी, रुला कर नहीं जाना होता। उठो। चंदर ने अपने मन की जुगुप्सा पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप में चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा को हंसाना चाहता था, चल स्वार्थी कहीं की, क्यों न करूं ब्याह, जरूर करूंगा, और जनाब, दो दो करूंगा। अपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही हैं। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसती रहना हमेशा, हमारी याद करके, और अगर रोई तो समझ लो हम उसी तरह फिर अशांत हो उठेंगे जैसे अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के होठों से लगाकर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि हूं, तो तुम क्या करोगी। कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तब क्या होगा। होगा क्या, मैं रोकने वाली कौन होती हूँ। मैं खुद ही क्या रोक पाए अपने को। लेकिन चंदर तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है, तुम अपने को बिगाना मत। चंदर हंसा, नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, मैं कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में गुंधी हुई हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार वह रोई नहीं, शांत थी जैसे वधस्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। 28:53 जब तक आसमान में बादल रहते हैं तब तक झील में बादलों की छांव रहती है। बादलों के खुल जाने के बाद कोई भी झील उनकी छांव को सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी, चंदर की जिंदगी का फिर एक बार उल्लास और उसकी ताकत लौट आई थी। सुधा के जाते ही वह फिर सब कुछ खो बैठा। उसके मन में कोई स्थायित्व नहीं रहा। लगता था जैसे वह एक जलागार है जो बहुत गहरा है, लेकिन जिसमें हर चांद, सूरज, सितारे और बादल की छांव पड़ती है, और उनके चले जाने के बाद फिर वह उनका प्रतिबिंब धो डालता है और बदलकर फिर वैसा ही हो जाता है। कोई भी चीज पानी को रंग नहीं पाती, उसे छू नहीं पाती, हाँ, लहरों में उनकी छाया का रूप विकृत हो जाता है। चंदर को चारों ओर की दुनिया सहज गुजरते हुए बादलों का निस्सार तमाशा सी लग रही थी। कॉलेज की चहल पहल, ढलती हुई बरसात का पानी, थीसिस और डिग्री, बटी का पागलपन और पम्मी के खत, ये सभी उसके सामने आते और सपनों की तरह गुजर जाते। कोई चीज उसके हृदय को छू न पाती। ऐसा लगता था कि चंदर एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष अंतःकरण मात्र है।
कोई निरपेक्ष आत्मा नहीं और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया था। एक जलहीन हल्के बादल की तरह वह हवा के हर झोंके पर तैर रहा था, लेकिन टिकता कभी भी नहीं था। उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, उसका सब कुछ सो गया था और वह जैसे नींद में चल फिर रहा था, नींद में सब कुछ कर रहा था। जाने के 8-9 रोज बाद सुधा का खत आया। मेरे भाग्य, मैं इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ आई हूँ उससे मुझे पल भर को चैन नहीं मिलता। अपने को तो बेच चुकी, अपने मन के मोती को कीचड़ में फेंक चुकी, तुम्हारी रोशनी को ही देखकर कुछ संतोष है। मेरे दीपक, तुम बुझना मत, तुम्हें मेरे स्नेह की लाज है। मेरी जिंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में भिदना शुरू हो गया है। तुम कहते हो कि जैसे हो निबाह करना चाहिए। तुम कहते हो कि अगर मैंने उनसे निबाह नहीं किया तो ये तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए निबाह करूंगी, लेकिन मैं कैसे संभालूं अपने को? दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं। नफरत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना सुख दुख भूल जाती हूँ, लेकिन अब तो जिंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा है कि लगता है तुम्हें भी मुझसे खींचकर अलग कर देगा। लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम है, तुम मुझे अब अपने हृदय से दूर न करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी याद के ही सहारे मैं यह नरक झेलने में समर्थ हूँ। तुम मुझे कहीं छिपा लो, मैं क्या करूँ? मेरा अंगन मुझ पर व्यंग्य कर रहा है। आंखों की नींद खत्म है। पांवों में इतना तीखा दर्द है कि कुछ कह नहीं सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगा है। कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वह बरेली गए हैं तो लगता है मैं आदमी हूँ। तभी तुम्हें लिख भी रही हूँ। तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि तुम्हें न लिखूं, लेकिन बिना लिखे मन नहीं मानता। मेरे अपने, तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि फूल में कीड़े भी होंगे। अच्छा, अब मांझी नीचे बुला रही है, चलती हूँ। देखो, अपने किसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और इसे फाड़कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधी। चंदर को खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूट गई। उसने खत लिया और बिंती को बुलाया। बिंती हाथ में साग और दलिया लिए आई और पास बैठ गई। चंदर ने वह खत बिंती को दे दिया। बिंती ने पढ़ा और चंदर को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। वह उठा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बिंती चाय लेकर आई और चाय रखकर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रहे हैं? मैं नहीं लिखूंगा। चंदर बोला, क्यों? क्या लिखूं बिंती? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ झल्ला कर चंदर ने कहा। बिंती चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंदर बड़े मुलायम स्वर में बोला, बिंती, एक दिन तुमने कहा था कि मैं देवता हूँ। तुम्हें मुझ पर गर्व है। आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है, पहले से ज्यादा। बिंती बोली, अच्छा, ताज्जुब है। चंदर बोला, अगर तुम जानती कि आजकल कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ तो तुम्हें ताज्जुब होता। तुम जानती तो सुधा के इस खत से मुझे जरा सा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ झल्लाहट ही हुई है। मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वांग भरती है दुख और अंतर्द्वंद्व का। किस लड़की को ये सब पसंद नहीं? किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता? लाख प्रतिभाशालिनी लड़कियां हो, लेकिन अगर वे किसी को प्यार करेगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपना शरीर ही देंगी, और यदि वह अस्वीकार कर लिया जाए तो शायद प्रतिहिंसा से तड़प भी उठेगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि सेक्स ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है। बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण करना है। जाने क्यों मुझे इस सब से बहुत नफरत होती जाती है। अभी तक मैं सेक्स और प्यार को दो चीजें समझता था, प्यार पर विश्वास करता था, सेक्स से नफरत। अब मुझे दोनों ही एक चीजें लगती है और जाने कैसे अरुचि सी हो गई है इस जिंदगी से। तुम्हारी क्या राय है बिंती? मेरी, अरे हम भी पढ़े लिखे आदमी, हम क्या आपसे बात करेंगे? लेकिन एक बात है, ज्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंदर ने पूछा। पढ़ने लिखने से ही आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है कि वहाँ लड़कियां समझती हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए कभी इन सब बातों पर अपना मन नहीं बिगाड़ती। बल्कि मैंने तो देखा है सभी शादी के बाद मोटी होकर आती हैं, और दीदी अब छोटी सी नहीं कि ऐसी उनकी तबीयत खराब हो जाए। ये सब मन में घुटने का नतीजा है। जब ये होना ही है तो क्यों दीदी दुखी होती हैं? उन्हें तो और मोटी होना चाहिए। बिंती बोली। इस समस्या का इतना सरल समाधान सुनकर चंदर को हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो, मोटी होकर आना। धत, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिंती, तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम देती हो। अभी तक ये विद्वत्ता कहाँ छिपा रखी थी? नहीं, आप मजाक न बनाए तो मैं सच बताऊं कि देहाती की या शहर की लड़कियों से ज्यादा होशियार होती है इन सब मामलों में।
सच? चंदर ने पूछा। वह गांव की जिंदगी को बेहद निरीह समझता था। हाँ और क्या, वहाँ इतना दुराव, इतना गोपन नहीं है। सभी कुछ उनके जीवन का उन्मुक्त है, और ब्याह के पहले ही वहाँ लड़कियां सब कुछ। अरे नहीं, चंदर ने बेहद ताज्जुब से कहा। 53, लो यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती, वहाँ तो सब लोग इसे इतना स्वाभाविक समझते हैं जितना खाना पीना, हंसना बोलना। बस लड़कियां इस बात में सचेत रहती हैं कि किसी मुसीबत में न फंसे। चंदर चुपचाप बैठ चाय पीता रहा। आज तक वह जिंदगी को कितना पवित्र मानता रहा था, लेकिन जिंदगी कुछ और ही है। जिंदगी अब भी वह है जो सृष्टि के आरंभ में थी। और दुनिया कितनी चालाक है, कितनी भुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी होठों पर कैसी अमृतमयी मुस्कान झलकाती रहती है। ये बिनती जो इतनी शांत, संयत और भोली लगती थी, इसमें भी सभी गुण भरे हैं। इस दुनिया में चंदर ने जिंदगी को परखने में कितना बड़ा धोखा खाया है। जिंदगी यह है मानसिकता और प्यास, और उसके साथ साथ अपने को छिपाने की कला। वह बैठा बैठा सोचता रहा। सहसा उसने पूछा, बिनती, तुम भी देहात में रही हो और सुधा भी, तुम लोगों की जिंदगी में वह सब कभी आया? बिनती क्षण भर चुप रही, फिर बोली, क्यों, क्या नफरत करोगे सुनकर? नहीं बिनती, जितनी नफरत और अरुचि दिल में आ गई है उससे ज्यादा आ सकती है भला। बताना चाहो तो बता दो। अब मैं जिंदगी को समझना चाहता हूँ, वास्तविकता के स्तर पर। चंदर ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया, न अब छिपाऊंगी। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज्यादा आप पर विश्वास जमता जा रहा है। सुधा दीदी की जिंदगी में तो ये सब नहीं आ पाया। वे बड़ी विचित्र सी थीं, सबसे अलग रहती थी और पलती और कमल के पोखरे में फूल तोड़ती थी। बस मेरी जिंदगी में। चंदर ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव से उसने बिनती के चेहरे की ओर देखा। वह शांत थी, निर्विकार थी और बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी। चंदर चुप था। बिनती ने अपने पांवों से चंदर के पांवों की उंगलियां दबाते हुए पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंदर ने पूछा। जाने क्यों, यहाँ आकर मैंने दीदी के साथ आपका व्यवहार देखा, फिर पम्मी वाली घटना हुई। मेरे तन मन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसी अरुचि मेरे मन में दुनिया के लिए थी, आपको देखकर मैं फिर स्वस्थ हो गई। ताज्जुब है, तुम्हारे मन की अरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति और मेरे मन की अरुचि बढ़ गई। कैसे अंतर्विरोध होते हैं मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात कहूं बिनती, तुम मेरे इतने समीप रही हो, सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर देता। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपने वक्ष पर रखकर मुझे सांत्वना दे चुकी हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। फिर यह सब क्या है, क्यों है? बिनती चुप रही। पता नहीं क्यों है, मुझे इसमें कभी कोई पाप नहीं दिखा, और कभी दिखा भी तो मन ने कहा कि आप इतने पवित्र हैं। आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिनती, बस। बिनती ने चंदर को टोककर कहा, इससे अधिक आप कुछ मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंदर चुप हो गया। 29। चंदर जितना सुझाने का प्रयास कर रहा था, चीजें उतनी ही उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंदर के सामने रखा था। बिनती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई। कौन सच है, कौन झूठ? वह किसका तिरस्कार करे, किसको स्वीकार करे? अगर सुधा गलती पर है तो चंदर का जिम्मा है। चंदर ने सुधा की हत्या की है, लेकिन कितनी भिन्न है दोनों बहनें। बिनती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ, संयत, और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामयी, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र। जीवन की समस्याओं के अंतर्विरोधों में जब आदमी दोनों पक्षों को समझ लेता है तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। वह भावना से ऊपर उठकर स्वच्छ बौद्धिक धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगता है। चंदर अब भावना से हटकर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगा था। वह अब भावना से डरता था। भावना के तूफान में इतनी ठोकरें खाकर अब उसने बुद्धि की शरण ली थी और एक पलायनवादी की तरह भावना से भागकर बुद्धि की एकांगिता में छिप गया था। कभी भावुकता से नफरत करता था, अब वह भावना से ही नफरत करने लगा था। इस नफरत का भोग सुधा और बिनती दोनों को ही भुगतना पड़ा। सुधा को उसने एक भी खत नहीं लिखा और बिनती से एक दिन भी ठीक से बातें नहीं की। जब भावना और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है तब वह सहसा कटुता और व्यंग्य से उबल उठता है। इस वक्त चंद्र का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था।
जाने कितने जहरीले कांटे उसकी वाणी में उगाए थे, जिन्हें वह कभी भी किसी को चुभाने से बाज नहीं आता था। एक निर्मम निरपेक्षता से वह अपने जीवन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कटुता के जहर से अभिषिक्त करता चलता था। सुधा को वह कुछ लिख नहीं सकता था। पम्मी यहाँ थी नहीं, ले देकर बची अकेली बिनती, जिसे इन जहरीले वानों का शिकार होना पड़ रहा था। सितंबर बीत रहा था और अब वह गांव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक की छुट्टी ली थी और वे भी गांव जाने वाले थे। शादी के महीने भर पहले से उनका जाना जरूरी था। चंदर खुश नहीं था, नाराज नहीं था। एक स्वर्गभ्रष्ट देवदूत जिसे पिशाचों ने खरीद लिया हो, उन्हीं की तरह वह जिंदगी के सुख दुख को ठोकर मारता हुआ किनारे खड़ा सभी पर हंस रहा था। खास तौर से नारी पर उसके मन का सारा जहर बिखरने लगा था और उसमें उसे ये भी अक्सर ध्यान नहीं रहता था कि वह किससे क्या बात कर रहा है। बिनती सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी। बिनती को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, न उसकी चंदर इतनी परवाह ही करता था जितनी सुधा की। दोनों में बातें भी बहुत कम होती थी, लेकिन बिनती मन ही मन दुखी थी। वह क्या करे। एक दिन उसने चंदर के पैर पकड़कर बहुत अनुनय से कहा, आपको यह क्या होता जा रहा है? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम दीदी को लिख देंगे। चंदर बड़ी भयावनी हंसी हंसा, दीदी को क्या लिखोई? मुझे अब उसकी परवाह नहीं। वह दिन गए, बिनती, बहुत बन लिए हम। हाँ चंदर बाबू, आप लड़की होते तो समझते। सब समझता हूँ मैं, कैसा दोहरा नाटक खेलती हैं लड़कियाँ। इधर अपराध करना, उधर मुखबिरी करना। बिनती चुप हो गई। एक दिन जब चंदर कॉलेज से आया तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह आकर चुपचाप लेट गया। बिनती ने आकर पूछा तो बोला, क्यों मैं बतलाऊं कि क्या है? तुम मिटा दोगी? बिनती ने चंदर के सिर पर हाथ रखकर कहा, चंदर तुम्हें क्या होता जा रहा है? देखो कैसी हड्डियां निकल आई है इधर। इस तरह अपने को मिटाने से क्या फायदा? मिटाने से? चंदर उठकर बैठ गया। मैं मिटाऊंगा अपने को लड़कियों के लिए? छिल, तुम लोग अपने को क्या समझती हो? क्या है तुम लोगों में सिवा एक नशीली मानसिकता के? इसके लिए मैं अपने को मिटाऊंगा? बिनती ने चंदर को फिर लिटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फायदा? चंदर बाबू, मैं जानती हूँ दीदी के न होने से आपकी जिंदगी में कितना बड़ा अभाव है, लेकिन दीदी के न होने पर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आप खूब समझते हैं। मैं जानती हूँ, दीदी होती तो आप इस तरह न मिटाते अपने को। मैं जानती हूँ दीदी के लिए आपके मन में क्या था। बिनती ने सिर में तेल डालते हुए कहा, दीदी के लिए क्या था? चंदर हंसा, बड़ी विचित्र हंसी। दीदी के लिए मेरे मन में एक आदर्शवादी भावुकता थी जो अधकचरे मन की उपज थी। एक ऐसी भावना थी जिसके औचित्य पर ही मुझे विश्वास नहीं, वह एक सनक थी। सनक? बिनती थोड़ी देर तक चुपचाप सिर में तेल ठोंकती रही, फिर बोली, अपनी सांसों से बनाई देवमूर्ति पर इस तरह लात तो न मारिए, आपको शोभा नहीं देता। बिनती की आंख में आंसू आ गए। कितनी अभागी है दीदी। चंदर एकटक बिनती की ओर देखता रहा और फिर बोला, मैं अब पागल हो जाऊंगा बिनती। मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। मैं आपको छोक नहीं जाऊंगी। मुझे छोक नहीं जाओगी। चंदर फिर हंसा, जाए आप। अब आप श्रीमती बिनती होने वाली हैं। आपका ब्याह होगा। मैं पागल हो रहा हूँ, इससे क्या हुआ? इन सब बातों से दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयाँ नहीं बंद होती, बंधनवार नहीं तोड़े जाते। मैं नहीं जाऊंगी चंदर अभी, तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी इतनी ताड़ना और व्यंग्य सहकर भी तुम्हारे पास रही, अब दुनिया भर की लांछना और व्यंग्य सहकर तुम्हारे पास रह सकती हूँ। बिनती ने तीखे स्वर में कहा, क्यों? तुम्हारे रहने से क्या होगा? तुम सुधा नहीं हो, तुम सुधा नहीं हो सकती। जो सुधा है मेरी जिंदगी में, वह कोई नहीं हो सकता, समझी? और मुझ पर एहसान मत जताओ। मैं मर जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, किसी का साझा क्यों तुम मुझ पर इतना अधिकार समझने लगी? अपनी सेवा के बल पर मैं इसकी रत्ती भर परवाह नहीं करता। जाओ यहाँ से। और उसने बिनती को धकेल दिया, तेल की शीशी उठाकर बाहर फेंक दी। बिनती रोती हुई चली गई। चंदर उठा और कपड़े पहनकर बाहर चल दिया। ये लड़कियां समझती हैं एहसान कर रही हैं मुझ पर। बिनती के जाने की तैयारी हो गई थी और लिया दिया जाने वाला सारा सामान पैक हो रहा था। डॉक्टर साहब भी महीने भर की छुट्टी लेकर साथ जा रहे थे। उस दिन की घटना के बाद फिर बिनती चंदर से बिल्कुल ही नहीं बोली थी। चंदर भी कभी नहीं बोला। ये लोग कार पर जाने वाले थे। सारा सामान पीछे आगे लादा जाने वाला था। डॉक्टर साहब कार लेकर बाजार गए थे। चंदर उनका होल डोल संभाल रहा था। बिनती आई और बोली, मैं आपसे बातें कर सकती हैं? हाँ, तुम उस दिन की बात का बुरा मान गई। अमूमन लड़कियां सच्ची बात का बुरा मान जाती हैं। बोलो, क्या बात है?
चंदर ने इस तरह कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। बिंती की आंख में आंसू थे। चंदर, आज मैं जा रही हैं। हाँ, ये तो मालूम है, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। पता नहीं मैंने क्या अपराध किया चंदर कि तुम्हारा स्नेह खो बैठी। ऐसा ही था चंदर, तो आते ही आते इतना श्रेय तुमने दिया ही क्यों था? मैं तुमसे कभी भी दीदी का स्थान नहीं मान रही थी, तुमने मुझे गलत क्यों समझा? नहीं बिंती, मैं अब स्नेह इत्यादि पसंद नहीं करता हूँ। पूर्ण परिपक्व मनुष्य हूँ और ये सब भावनाएं अब अच्छी नहीं लगती मुझे। श्रेय वगैरह की दुनिया अब मुझे बड़ी उथली लगती है। तभी चंदर, इतने दिन मैंने रोते रोते बिताए, तुमने एक बार पूछा भी नहीं। जिंदगी में सिवा दीदी और तुम्हारे कौन था? तुमने मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की। तुम्हें कसूर नहीं देती, कसूर मेरा ही होगा। चंद्र, नहीं, कसूर की बात नहीं बिनती। औरतों के रोने की कहाँ तक परवाह की जाए, वे कुत्ते बिल्ली तक के लिए उतने ही दुख से रोती हैं। खैर चंद्र, ईश्वर करे तुम जीवन भर इतने मजबूत रहो। मैंने अगर कभी तुम्हारे लिए कुछ किया, वैसे किया भी क्या, लेकिन अगर कुछ भी किया तो सिर्फ इसलिए कि मेरे मन की जाने कितनी ममता तुमने जीत ली। या मैं हमेशा इस बात के लिए पागल रहती थी कि तुम्हें जरा सी भी ठेस न पहुंचे। मैं क्या कर डालूं तुम्हारे लिए? तुम्हारे व्यक्तित्व ने मुझे जादू में बांध लिया था। तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कहते तो मैं हिचक नहीं सकती थी, लेकिन खैर, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। तुम पर भार हो उठती थी मैंने अपने को खींच लिया। अब कभी तुम्हारे जीवन में आने का साहस नहीं करूंगी। ये भी कैसे कहूं कि कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे तूफानी व्यक्तित्व के सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ, तुम किसी भी तुच्छ। लेकिन आज जा रही हूँ, अब कभी यहाँ आने का साहस न करूंगी। लेकिन क्या चलते वक्त आशीर्वाद भी न दोगे? कुछ आगे का रास्ता न बताओगे? बिंती ने झुककर चंदर के पैर पकड़ लिए और सिसक सिसक कर रोने लगी। चंदर ने बिंती को उठाया और पास की कुर्सी पर बिठा दिया और सिर पर हाथ रखकर बोला, आशीर्वाद देवताओं से मांगा जाता है। मैं अप्रेत हो चुका हूँ बिंती। 30। चंदर अब एकांत चाहता था और वह चंदर को मिल गया था। पूरा घर खाली, एक महाराजन, माली और नौकर, और सारे घर में सिर्फ सन्नाटा और उस सन्नाटे का प्रेत चंदर। चंदर चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वाला नहीं था। वह हार भी जाए लेकिन हार स्वीकार करना उसे नहीं आता था। उसके मन में अब सन्नाटा था। अपने मन के पूजागृह में स्थापित सुधा की पावन प्रांजल देव मूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्तिमयी पवित्रता बिंती को अपमानित कर दिया था और मंदिर के पूजा उपकरणों को, अपने जीवन के आदर्शों और मानदंडों को उसने चूर चूर कर डाला था और बुच्छिकन विजेता की तरह क्रूरता से हंसते हुए मंदिर के भग्नावशेषों पर कदम रखकर चल रहा था। उसका मन टूटा हुआ खंडहर था जिसके उजाड़ बेछत कमरों में चमगादड़ बसेरा करते हैं और जिसके ध्वंसावशेषों पर गिरगिट पहरा देते हैं। काश कि कोई उन खंडहरों की ईंटें उलटकर देखता तो हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते, हर धूल की परत में घंटियों की बेहोश ध्वनियां मिलती, हर कदम पर मुरझाए हुए पूजा के फूल मिलते और हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति का करुण रुदन दीवारों पर सिर पटकता हुआ मिलता। लेकिन चंदर ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर उस पर अपने गर्व का पहरा लगा दिया था कि कभी भी कोई उस पर खंडहर के अवशेष को रेतकर पुराने विश्वास, पुरानी अनुभूतियां, पुरानी पूजाएं फिर से न जगा दे। बुद्धशिकन तो मंदिर तोड़ने के बाद सारा शहर जला देता है ताकि शहर वाले फिर उस मंदिर को न बना पाए। ऐसा था चंदर। अपने मन को सुनसान कर लेने के बाद उसने अपनी जिंदगी, अपना रहन सहन, अपना मकान और अपना वातावरण भी सुनसान कर लिया था। अगहन आ गया था, लेकिन उसके चारों ओर जेठ की दोपहरी से भी भयानक सन्नाटा था। बिंती जब से गई उसने कोई खत नहीं भेजा था। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पम्मी के 2 खत आए। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी, लेकिन चंदर ने पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला अकेला, बिल्कुल अकेला सहारा मरुस्थल की नीरस भयावनी शांति, और वह भी जब तक कि कांपता हुआ लाल सूरज बालू के क्षितिज पर अपनी आखिरी सांसें तोड़ रहा हो और बालू के टीलों की अधमरी छायाएं लहरदार बालू पर धीरे धीरे रेंग रही हों। बिंती के ब्याह को 15 दिन रह गए थे कि सुधा का एक पत्र आया। मेरे देवता, मेरे नयन, मेरे पंथ, मेरे प्रकाश, आज कितने दिनों बाद तुम्हें खत लिखने का मौका मिल रहा है। सोचा था बिंती के ब्याह के महीने भर पहले गांव आ जाऊंगी तो एक दिन के लिए तुम्हें आकर देख जाऊंगी, लेकिन इरादे इरादे हैं और जिंदगी जिंदगी। अब सुधा अपने जेठ और सास के लड़के की गुलाम है। ब्याह के दूसरे दिन ही चला जाना होगा। तुम्हें यहाँ बुला लेती, लेकिन यहाँ बंधन और पर्दा तो ससुराल से भी बदतर है। मैंने बिंती से तुम्हारे बारे में बहुत पूछा, वह कुछ नहीं बताए। पापा से इतना मालूम हुआ कि तुम्हारी थीसिस छपने गई है।
कन्वोकेशन नजदीक है। तुम्हें याद है, वायदा था कि तुम्हारा गाउन पहनकर मैं फोटो खींचवाऊंगी। वह दिन याद करती हूँ तो जाने कैसा होने लगता है। एक कन्वोकेशन की फोटो खींचवाकर जरूर भेजना। क्या तुमने बिंती को कोई दुख दिया था? बिंती हरदम तुम्हारी बात पर आंसू भर लाती है। मैंने तुम्हारे भरोसे बिंती को वहां छोड़ा था। मैं उससे दूर, माँ का सुख उसे मिला नहीं, पिता मर गए। क्या तुम उसे इतना भी प्यार नहीं दे सकते? मैंने तुम्हें बार बार सहेज दिया था। मेरी तंदुरुस्ती अब कुछ कुछ ठीक है, लेकिन जाने कैसी है। कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है, जी मिचलाने लगता है। आजकल वह बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वे मुझको समझ नहीं पाए। सारे सुख और आज़ादी के बीच मैं कितनी असंतुष्ट हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। लगता है हजारों तूफान हमेशा नसों में गहराया करते हैं। चंदर, एक बात कहूँ, अगर बुरा न मानो तो आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूंगी चंदर कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी, उसके रेशे में वे तत्व हैं जो तुम्हारी ही पूजा के लिए थे। तुमने मुझे दूर फेंक दिया, लेकिन इस दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम्ही को ढूंढूंगी। इतना याद रखना, और इस बार अगर तुम मिल गए तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवंचना मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंदर की इस अनादिकाल के प्रवाह में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था और अब अनंतकाल के लिए उसे खो दिया। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो बताओ मेरे देवता, क्या होगा? करोड़ों सृष्टियां होंगी, प्रलय होंगे और मैं अतृप्त चिनगारी की तरह असीम आकाश में तड़पती हुई अंधेरे की हर परत से टकराती रहूंगी, न जाने कब तक के लिए। ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों पूजा की प्यास बढ़ती जा रही है। काश मैं सितारों के फूल और सूरज की आरती से तुम्हारी पूजा कर पाती। लेकिन जानते हो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे छोटे भतीजे नीलू ने पहाड़ी चूहे पाले हैं। उनके पिंजरे के अंदर एक पहिया लगा है और ऊपर घंटियां लगी हैं। अगर कोई अभागा चूहा उस चक्र में उलझ जाता है तो ज्यों ज्यों छूटने के लिए वह पैर चलाता है, त्यों त्यों चक्र घूमने लगता है, घंटियां बजने लगती हैं। नीलू बहुत खुश होता है, लेकिन चूहा थककर बेदम होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ऐसे ही चक्र में फंस गई हैं। चंद्र, संतोष सिर्फ इतना है कि घंटियां बजती हैं तो शायद तुम उन्हें पूजा के मंदिर की घंटियां समझते होगे। लेकिन खैर, सिर्फ इतनी प्रार्थना है चंद्र कि अब थककर जल्दी ही गिर जाऊं। मेरे भाग्य, खत का जवाब जल्दी ही देना। पम्मी अभी आई या नहीं? तुम्हारी जन्म जन्म की प्यासी सुधा। चंद्र ने खत पढ़ा और फौरन लिखा, प्रिय सुधा, तुम्हारी पत्र बहुत दिनों के बाद मिला। तुम्हारी भाषा वहां जाकर बहुत निखर गई है। मैं तो समझता हूँ कि अगर खत कहीं छुपा दिया जाए तो लोग इसे किसी रोमांटिक उपन्यास का अंश समझें, क्योंकि उपन्यासों के ही पात्र ऐसे खत लिखते हैं, वास्तविक जीवन के नहीं। खैर, मैं अच्छा हूँ। हर एक आदमी जिंदगी से समझौता कर लेता है, किंतु मैंने जिंदगी से समर्पण कराकर उसके हथियार रख लिए हैं। अब किले के बाहर से आने वाली आवाजें अच्छी नहीं लगती, न खतों के पाने की उत्सुकता, न जवाब लिखने का आग्रह। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। मैं विनती करता हूँ, मुझे खत मत लिखना। आज विनती करता हूँ, क्योंकि आज्ञा देने का अब साहस भी नहीं, अधिकार भी नहीं, व्यक्तित्व भी नहीं। खत तुम्हारा तुम्हें भेज रहा हूँ। कभी जिंदगी में कोई जरूरत आ पड़े तो जरूर याद करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपने में संतुष्ट चंद्रकुमार कपूर। उसके बाद फिर वही सुनसान जिंदगी का धर्रा। खंडहर के सन्नाटे में भूलकर आई हुई बांसुरी की आवाज की तरह सुधा का पत्र। सुधा का ध्यान आया और चला गया। खंडहर का सन्नाटा, सन्नाटे के उल्लू, गिरगिट और पत्थर कांपे और फिर मुस्तैदी से अपनी जगह पर जम गए। और उसके बाद फिर वही उदास सन्नाटा, टूटता हुआ सा अकेलापन और मूर्छित दोपहरी के फूल सा चंदर।